जो कानून स्त्रियों के लिए होगा वही कानून पुरुष के लिए होगा, जो कानून प्रधानमंत्री के लिए होगा वही कानून नागरिक के लिए होगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति या स्टार जिसको आप कहते हैं हीरो, ठीक है ना, उनके लिए जो कानून होगा वही कानून प्रत्येक नागरिक के लिए होगा। यही है विधि के प्रति समानता। ये सारे पॉइंट आपको कभी जल्दी किताब में नहीं मिलते और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा आपको। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार को मूल अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पावर होती है और ये जानना आप सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक अच्छे नागरिक, इस भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो जानने के लिए, जानकारी के लिए आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उस गलत में आप अपने अधिकार को संविधान के अनुच्छेद के द्वारा, संविधान की पूरी व्याख्या के द्वारा आप यदि बोलेंगे तो समाज में आपकी वैल्यू एक अलग होगी। तो अपने हक को जानने, पहचानने और समझने वाली क्लास आपकी है। तो आज की क्लास में बिना लापरवाही किए हुए एक एक अनुच्छेद पे बड़े बारीकी से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ध्यान से समझिए, मौलिक अधिकार भारत के संविधान का रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को मान सकते हैं। ध्यान से देखना, कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई और वहां के राजा ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ अधिकार दिए। उसको इंग्लैंड के राजा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। उसी मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकार का जन्म हुआ था, ये एक बात बताया था। उसके बाद जब अमेरिका का संविधान बना, पूरी दुनिया का सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया कि प्रत्येक नागरिक को इतना या ये अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक। तो हमने भी जब अपना संविधान बनाया तो उस संविधान में मौलिक अधिकार को एक विशेष वैल्यू दिया, जगह दिया। पहली चीज कि ये वाद्य योग है। वाद्य योग मतलब ये हुआ कि इसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं, सरकार आपका ये अधिकार कभी नहीं छीन सकती। यदि गवर्नमेंट कोई नियम बनाई और इस नियम में आपके जो अधिकार अभी मैं बताने जा रहा हूं उस अधिकार में जरा से भी आंच आई तो ऑटोमेटिक वो नियम और कानून क्या ध्वस्त माने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देगा। इसी को वाद योग या इसी को न्याय योग्य कहते हैं, न्याय योग्य। ये ध्यान रखिए। ये क्यों बोला? क्योंकि आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो वाद्य योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं और डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना गुहार आप लगा सकते हैं। तो टोटल जब भारत का संविधान बना था तो उस संविधान में मैंने बताया था कुल मिला के भारत के संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति को अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया और वर्तमान में अनुच्छेद 300A में उसे क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार के रूप में आपको दे दिया गया। लेकिन अब वो मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में एक छोटा सा फर्क है। कानूनी अधिकार को सरकार, जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट आपसे छीन सकती है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई विकास करना है और उससे राज्य के या देश के बहुत सारे नागरिकों को लाभ होगा, लेकिन हो सकता है आपकी हानि हो। जैसे आपकी जमीन जाएगी लेकिन रेल की पटरी जब बिछेगी तो भारत के हर एक नागरिक को उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार आपकी जमीनें ले सकती है। कहने का तात्पर्य कानूनी अधिकार छीना जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार आपको विशेष परिस्थिति के अलावा कभी नहीं छीना जा सकता। विशेष परिस्थिति क्या है उसको समझिए। जैसे अपने देश में आपातकाल लगा हो या अपने देश में मार्शल आर्ट लगा हो, ऐसे सिचुएशन में आपके मौलिक अधिकार क्या होते हैं, छीने जा सकते हैं। लेकिन उसमें से भी 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जो मार्शल आर्ट या आपको राष्ट्रपति शासन में भी आपसे छीना नहीं जा सकता। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3। और ये लिया गया है अमेरिका से। कहां लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। आर्टिकल आपसे पूछेगा तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद ये 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको 14 से लेके 32 तक, ठीक। क्यों? क्योंकि 12 के बाद 12 हुआ 13, ये दोनों राज्य की परिभाषा
बताते हैं कि राज्य क्या होगा, उसकी सीमा क्या होगी, और राज्य सरकारें जनता से ये अधिकार नहीं छीन सकती। ये सारा डायरेक्शन 12 और 13 ये दो अनुच्छेद राज्य की गवर्नमेंट को ये निर्देशित किया गया है कि ये अधिकार जो जनता को दिए जा रहे हैं, इस अधिकार को आप किसी भी कीमत पे छीन नहीं सकते हैं। यही चीज उसमें व्याख्या के रूप में लिखी गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, देखते हैं ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार दो तरीके से है, ध्यान से समझना। ये सारे पॉइंट आपको कभी जल्दी किताब में नहीं मिलते और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी नागरिक, सभी मतलब भारत के साथ साथ विदेश का कोई व्यक्ति भारत में आके रह रहा है तो उसको भी दिया जाएगा, और कुछ अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, इसमें ये हो गया 14, 20, 21, 23 से लेकर 28 तक, ठीक। ये जितने भी अधिकार हैं ये सभी अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं, ठीक है ना, और बाकी जो बचा वो केवल भारत के लोगों को लिए, ठीक है ना। जैसे 14 कहता है विधि के प्रति समानता। अगर मान लीजिए मैंने जो गलती की, हत्या की, तो जो सजा मुझे मिलेगी वही अगर कोई विदेशी भारत में आके करता है तो उससे भी उतनी ही सजा दी जाएगी। तो ये विधि के प्रति समानता है। 20 कहता है कि दोष सिद्ध होने तक संरक्षण दिया जाएगा। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप पड़ा तो जब तक कोर्ट उसे दोषी नहीं ठहराएगा या दोषी ठहराने के बाद भी उसकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि सजा देने का काम न्याय का कोर्ट का होता है, व्यक्ति का नहीं होता। तो होता क्या है कि कभी कभी किसी अपराधी को जानने पे पूरा भीड़ हिंसा, उसको भीड़ हिंसा कहते हैं, पीट पाट देती है, ठीक, और कायदे से पीट देती है। तो इन सब चीज से बचने के लिए ये चीज विदेशियों को भी दिया गया है। जीवन जीने का अधिकार 21 कहता है, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार है। तो अनुच्छेद जो 21 कहता है वो ये कहता है कि आपको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, आपके जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त चीजें हैं, जैसे आपको शुद्ध वायु मिलना चाहिए, आपको शुद्ध जल मिलना चाहिए, पोषक तत्व अच्छे मिलने चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये विदेशियों को मिला है। इसके अलावा 23 से 28 तक जाएगा तो 22 नहीं दिया गया है, ठीक है ना। 22 में कहा गया है कि अगर पुलिस आपको पकड़ेगी तो पकड़ने से पहले उसके पकड़ने का रीजन क्या है ये बताएगा कि किस आदेश से मैं आपको पकड़ने जा रहा हूं। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये सारी चीजें 22 वाला विदेश को नहीं दिया गया, केवल हिंदुस्तानियों को यह अधिकार दिया गया। तो मैंने क्या बताया कि टोटल भारत के संविधान जब बना तो 7 अधिकार, वर्तमान में 6 अधिकार। 6 अधिकार में से कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिक। जो विदेशियों को मिला है उसमें भारत के नागरिक ऑटोमेटिक शामिल है, लेकिन ये अनुच्छेद केवल ऐसा नहीं केवल विदेशी के लिए, भारत विदेशी दोनों के लिए। लेकिन बहुत सारे जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, ये सब भारत के केवल नागरिकों के लिए दिए गए हैं, ठीक। आइए सब अनुच्छेद को बड़े बारीकी से और ध्यानपूर्वक देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला जो आपका ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया था, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसपे आपका व्यक्तिगत अधिकार है। इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे और मौलिक अधिकार का रक्षक आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जवाब देना पड़ेगा, ठीक। संविधान का रक्षक या मौलिक अधिकार का रक्षक। पहला जो है ये समानता का अधिकार है या समता का अधिकार है, ठीक है ना। समता का अधिकार ये आपका चलेगा 14 से लेके 18 अनुच्छेद तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका चलेगा 19 से लेके 22 तक, ठीक है ना। अगला जो आता है आपका मौलिक अधिकार वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। ये चलता है 23 और 24, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। इसके बाद जो आता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, सबको याद रखना अनुच्छेद सहित, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ये आपका चलेगा 24 के बाद 25 से लेके 28 तक, 25 से 28 तक। इसके बाद आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है ना। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार ये चलता है 29 से 30 तक,
इसके बाद आता है छठा नंबर, संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 में था, उसको अब हटा दिया गया। जब संविधान बना था तब था, अब 300A में आ गया। ये बात ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में जो दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 32 कहता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक या जननी कहा जाता है, उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32। लेकिन अगर पूछा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना, जब तक अंबेडकर जी का नाम नहीं लेगा तब तक आप 32 नहीं लगाएंगे, ठीक। और जैसे अंबेडकर जी का नाम आया तो आपको 32 लगाना है। उसके पहले कुंजी पूछे, आत्मा पूछे, वो सब प्रस्तावना होगा। लेकिन अंबेडकर जी का नाम ले लिया तब अनुच्छेद 32 होगा। इसको ध्यान रखना। सबसे पहले समता का अधिकार या समानता का अधिकार देखते हैं। मैंने आपको बताया 14 में विधि के प्रति समानता, यानी कानून में सब बराबर होंगे, ठीक। जो कानून स्त्रियों के लिए होगा वही कानून पुरुष के लिए होगा, जो कानून प्रधानमंत्री के लिए होगा वही कानून नागरिक के लिए होगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति या स्टार, जिसको आप कहते हैं हीरो, ठीक है ना, उनके लिए जो कानून होगा वही कानून प्रत्येक नागरिक के लिए होगा। यही है विधि के प्रति समानता। 14 ये कहता है। 15 कहता है जन्म, लिंग और जन्म स्थान, इन आधार पे विभेद नहीं करेंगे, ठीक। जाति, ठीक है ना, ये जन्म स्थान इसी को बना लीजिए, यहां जाति कर लीजिए, जाति। ध्यान से समझिएगा, किसी के जन्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए आपको किसी दूसरे राज्य में जाने पे आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, मौलिक अधिकार है। ठोक दो एक एप्लीकेशन, अपने आप सारा नशा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। जन्म स्थान पे विभेद नहीं। आप बिहार में पैदा हो रहे हैं और किसी दूसरे राज्य में जाने पे जैसे ही राज्य बिहार बताया, सामने वाले के मन में एक गलत भावना आ गई, वो मुंह बनाने लगा, कुछ गलत शब्द बोल दिया, तुरंत कोर्ट के सामने खड़ा करना और उसको उसकी औकात दिखा देना कि बेटा मेरा ये मौलिक अधिकार है, तुम पढ़े नहीं हो, मैं पढ़ा लिखा हूं। लिंग के आधार पे विभेद नहीं करेंगे। स्त्री और पुरुष में विभेद नहीं होना चाहिए, न नौकरी देने में, न उनके प्रमोशन में, ठीक है ना, न सैलरी में। सैलरी भी जो जिस कार्य के लिए पुरुषों की जितना वेतन उतना स्त्रियों का वेतन होना चाहिए। जाति के आधार पे विभेद नहीं करेंगे, ठीक। आप उच्च कुल के हैं तो निम्न कुल को देखकर आप भेदभाव नहीं कर सकते, वरना कोर्ट में जाके आपको ये बता दिया जाएगा कि संविधान में ये चीज लिखा गया है कि जाति के आधार पे भेदभाव कोई नहीं कर सकता। आपको जन्म स्थान, ठीक, लिंग और जाति, इन तीनों आधार पे कभी भी आपको भेदभाव नहीं करना है। ये आर्टिकल 15 कहता है। इसके लिए पे एक मूवी आई है, आप देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता। देखिए यही है, लोक नियोजन में समानता मतलब जो भी कार्य होगा, लोक नियोजन, ठीक है ना, मतलब कि जनता, पूरे नागरिकों के लिए कोई अच्छा कार्य यदि गवर्नमेंट करती है, ठीक, तो उस गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को अपने व्यक्ति को चिन्हित नहीं करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई वैकेंसी आए, उस वैकेंसी में प्रत्येक नागरिकों का जो है ये अधिकार है कि वो फॉर्म भरे और सरकार की क्राइटेरिया में जो उन्होंने बनाया उसमें परिपक्व हो तो उनको नौकरी दे दी जाए। ये सरकार करेगी, वो करके कोई फॉर्म या नोटिफिकेशन निकाल के। ऐसा नहीं करेगी कि अपने 50,000 आदमी को नौकरी दे दिया। इसी को कहते हैं लोक नियोजन में समानता। 17 कहता है, आर्टिकल 17, ये अस्पृश्यता का अंत, इसी को कहते हैं छुआछूत। छुआछूत मैंने कल बताया था कि किसी भी व्यक्ति को देखकर या उनको टच करने पे आप अपने आप को अशुद्ध मानते हैं या अपने धर्म को भ्रष्ट मानते हैं, तो ये संविधान के खिलाफ है और मौलिक अधिकार में यह दर्ज किया गया है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन करता है और वो कोर्ट में खड़ा होकर सजा दिलवा सकता है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपके मौलिक अधिकार में हनन हुआ है तो गवर्नमेंट आपको यथाशीघ्र निर्णय देगा। ये चीज ध्यान रखिए। आपका जमीनी मैटर है, आपका आपराधिक मैटर है, तो हो सकता है 10 साल 15 साल खींच दे, लेकिन मौलिक अधिकार की सुनवाई सबसे पहले कोर्ट करता है। ये उसके क्राइटेरिया में जिसको वो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा उसमें ये चीजें शामिल की गई है। तो छुआछूत या इसी को कहते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता के अंत की बात किया। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत,
मैंने कल आपको ये चीजें जिक्र किया था कि उपाधि जो अंग्रेजों के मिलती थी, नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, नाइटहुड या सर की उपाधि दे दिया, या राय बहादुर की उपाधि, ऐसे उपाधियों को नष्ट करके पुरस्कार शुरू किया, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है ना, अशोक चक्र, वीर, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब उपाधियां चले। ये सब उपाधि नहीं, पुरस्कार है। पुरस्कार चलेगा, उपाधि शिक्षा में चलेगा। जैसे डॉक्टरेट की पढ़ाई किए तो आप अपने नाम के पहले डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, तो शिक्षा में उपाधि दिया गया और पुरस्कार दिया गया। लेकिन उपाधि जो अंग्रेज देते थे, सर, नाइटहुड, केसर ए हिंद, ये सब उपाधियां समाप्त की गई। ये सारी की सारी बात समानता की बात करता है। इसीलिए ये जो पहला पार्ट दिया गया, समता या समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक, इसमें सब में बराबरी की बात कहा। ये पहला अधिकार था। अब आते हैं दूसरे अधिकार पे। समझ में आया ये? 14 विधि के प्रति समानता, 15 जन्म स्थान, लिंग और जाति के आधार पर भी भेद नहीं करेंगे। 16 कहता है लोक नियोजन में समानता होनी चाहिए। 17 छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। एक एक अनुच्छेद याद करना। इसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कम पूछता है, ये ध्यान रखिए। 16 कम पूछता है, बाकी जितने हैं वो सभी पूछता है। ये सब आपको अनुच्छेद सही हूबहू जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे याद करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 19 कहता है, 19 में आपको बताया A, B, C, D, E और F और G, ये 19 में इतने प्रकार के अधिकार हैं। जल्दी जल्दी समझना, ध्यान से समझना। 19 का A कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी भी चीज को अभिव्यक्ति करना है। आप हिंदू धर्म में है, तिलक लगाएंगे, आप सिख धर्म में है, दाढ़ी रखेंगे, कृपाण रखेंगे, ठीक है ना। अगर आप इस्लाम धर्म के हैं, सफेद टोपी लगाएंगे, ये आपकी अभिव्यक्ति हो गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी बात आपसे बोलता है प्रेस की स्वतंत्रता। अगर आप पत्रकार हैं तो स्वतंत्र रूप से सरकार के पक्ष या विपक्ष में कोई भी न्यूज आप चला सकते हैं, ये प्रेस की स्वतंत्रता। ये बहुत पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब होगा 19 का A, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताया था, झंडा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने छत पे, अपने कार्यालय में, अपने घर पे झंडा फहराने का अधिकार 2004 में जिंदल परिवार ने दिया था, ठीक है ना। ये 19 के एक का ही पार्ट है। इसके अलावा RTI 2005 में आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत सरकार की किसी भी योजना और परियोजना में कितने खर्च हुए, कहां कहां खर्च हुए, वो सारी जानकारी आप हाई कोर्ट के माध्यम से आप दाखिल करेंगे RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। मैंने 4 चीजें बताई। पहली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई। दूसरी बात, प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर या कार्यालय में झंडा फहराने की स्वतंत्रता 2004 जिंदल परिवार ने दिलाया। चौथी स्वतंत्रता बताया कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, आपको सरकार की किसी भी योजना परियोजना का जानकारी लेना हो तो ये चीज 2005 में आपको अधिकार मिलता है, ठीक। बी में क्या बोलता है, बिना अस्त्र शस्त्र के आवागमन की सुविधा। सी में संघ बनाने का, आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के पूरे देश में घूमिए, ये भी कहता है। अस्त्र शस्त्र लेके नहीं घूम सकते। सी कहता है संघ, कोई भी ग्रुप बनाइए, पार्टी बनाइए, उसमें नेता चुनिए, विधायक का टिकट दीजिए, खूब पैसे कमाइए, नेतागिरी करिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्र करता है। डी में क्या कहता है, आवागमन की पूरी तरीके से आपको सुविधा देगा। दी से दिल्ली यानी आवागमन, ये मान लीजिए आवागमन, ठीक है ना। ई में क्या कहता है, ई में निवास, भारत क्षेत्र के किसी भी जगह में आपको निवास करने की पूरी आजादी है, ठीक है ना। एफ में संपत्ति था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार 2 अनुच्छेद में था, 19F में था और आर्टिकल 31 में था। यहां से भी हटाया गया और आर्टिकल 31 से भी हटाया गया, ठीक है ना। तो आप संपत्ति नहीं रख सकते, वो मतलब कानूनी अधिकार है, संपत्ति रख सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकार में इसका वर्णन अब नहीं है। जी से होता है जो जी करे वो व्यापार करो, मतलब रोजगार, अपनी इच्छा अनुसार आप जो रोजगार करना चाहिए उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ये रोजगार के बारे में है, ठीक है ना। 19A आपको कई प्रकार की स्वतंत्रता देता है, उनमें मैंने पहला बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने, RTI। बी में बताया बिना अस्त्र शस्त्र के घूमने की स्वतंत्रता। सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी भारत के किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ई
किसी क्षेत्र में निवासी बनने का, निवास वहां घर प्रॉपर्टी लेने का अधिकार आपको है। एफ संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। जी जो जी करे वो रोजगार आप कर सकते हैं। ये 19 का पूरा पार्ट मैंने बताया, ठीक है ना। अब आते हैं 20 में, इसको मिटाएं, ठीक है ना। अब 20 पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहां गया यार, हाँ 20 नंबर देखिए, फटाक चलेंगे, ठीक। 20 नंबर देखिएगा। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जब भी दोषियों को पकड़ा जाएगा तो इसमें क्या कहा गया है, दोष सिद्ध होने तक संरक्षण, ठीक है ना। दोष सिद्ध होने तक, ठीक है ना, सिद्ध होने तक संरक्षण, ये क्या है इसको ध्यान रखिए। इसमें दो पार्ट हैं, एक पहला और एक दूसरा। पहले की बात करें कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस उसको पकड़ता है किसी अपराध में, तो पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि जनता उसे दंड न दे सके, पहले यह सिद्ध किया जाए कि वो अपराधी वास्तव में अपराधी है कि नहीं है, ठीक। ये तय करेगा कोर्ट। अगर कोर्ट तय कर दिया अगर वो अपराधी है तो अपराधी को सजा दी जाएगी। अब अपराधी को जो सजा दी जाएगी वो सजा न्याय जो जज होगा वो देगा, और वो जो जिस प्रकार की सजा देगी वो सजा दिला दी जाएगी, लेकिन जनता उसको सजा न दे सके उसके लिए संरक्षण दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कहा गया है कि एक गलती के लिए एक बार सजा। जैसे आपने कोई गलती किया और उसका सजा 5 वर्ष था, 5 वर्ष जेल काट के आए घर पे, अब किसी से तू मैं हो गया, आप फिर फाइल उसकी उठाई लेके चले गए, बता दीजिए देखिए कोर्ट में सिद्ध हुआ है कि ये दोषी है, फिर इसको 5 साल की सजा दो, ऐसा नहीं होगा। एक गलती के लिए केवल एक बार सजा, बार बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक। ये काम। दूसरी चीज, जो भी व्यक्ति होगा उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, ठीक। ये नहीं कह सकते कि अगर कोर्ट में कहे कि गोली मारे है हम, तो फिर अब तो नहीं मारे ले, लेकिन अब गोली मारो, ठीक है ना। आप उसको धमकी नहीं दे सकते खुद के खिलाफ अपने प्रति गवाही देने के लिए। ये सब बेसिक जानकारी है, आपको मिलना चाहिए, आपको ये चीजें होनी चाहिए। ये बात कहता है आर्टिकल 20, और आपको मैंने बताया कि ये राष्ट्रपति शासन और मार्शल आर्ट में भी समाप्त नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद आता है आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक अधिकार। क्या है? प्राण एवं दैहिक अधिकार। इसी को कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना। और सारा का सारा मौलिक अधिकार इसी पे आके सिमट जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपको जीने के लिए जो चीजें जरूरत है, अच्छे पोषक तत्व की जरूरत है, सरकार आपको देगी। जीवन निर्वाह करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, रोजगार चाहिए, तो रोजगार भी सरकार देगी। ये अब भाई वो वैकेंसी निकाल रही है, अब आप मतिमंद है तो उसकी गलती नहीं है, ठीक है ना। तो वो रोजगार के लिए भी प्रयास करेगी, स्वच्छ वायु देगी, स्वच्छ जल देगी, जितना जीवन जीने के लिए आपको जरूरत होगा वो सारी चीजें आपको दी जाएगी। ये आर्टिकल 21 कहता है। इसी में पुट्टा स्वामी केस एक आया था, उसमें निजता का अधिकार मिला आपको। निजता का अधिकार क्या है? मतलब आपकी प्राइवेसी जो चलती है, ठीक। मोबाइल में बहुत छीछा लेदर आप करते हैं, ठीक है ना, और कितना करते हैं वो अनलिमिटेड है, आप भी नहीं जानते। अगर वो चेहरा मेरे सामने आ जाए ना तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, पक्की बात है। हर एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं, कोई दूध का धूला नहीं है, ठीक। जितने भी व्यक्ति हैं, आप अपने मोबाइल फोन में क्या कर रहे हैं वो आपकी निजता का विषय है, उसकी जानकारी कोई व्यक्ति लीक नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका मोबाइल खो गया, पासवर्ड तोड़वाया गया, आपने ऐसी फोटोज या अपनी ऐसी पर्सनल चीजें रखी थी कि जो व्यक्ति पाया वो आपके पड़ोस का ही था, और पड़ोस में खूब प्रचार कर रहा है, आनंद ले रहा है। आपको ये बात पता चली, तुरंत हाई कोर्ट में घसीट के ले जाना, उसको तुरंत सजा दी जाएगी। और मौलिक अधिकार में हनन करने वाले को ये ध्यान रखिए, किसी कीमत पे छोड़ेगा नहीं, कायदे से लतियाएगा पुलिस, ये चीज ध्यान रखिए। निजता का अधिकार आपका सर्वोपरि है। कोई व्यक्ति, आप किसी से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपका फोन की रिकॉर्डिंग नहीं रखी जा सकती। केवल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां रखती है, वो भी जरूरत पड़ने पे वो रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। वो रिकॉर्डिंग रखती जरूर है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को सुनने का अधिकार उसको नहीं है। मान लीजिए आप बतिया रहे हैं पेपर लीक करने की बात, अब पुलिस को जरूरत पड़ी, सरकार को जरूरत हुई, तो वो रिकॉर्डिंग निकाल के वो लेगा और आपको सजा देगा, ठीक। और उसी रिकॉर्डिंग को निकालते समय आपने बहुत सारी चीजें ऐसी किए हैं
लीक होने के पहले और लोगों से ऐसी बातचीत किए हैं जो चीजें आप नहीं चाहते कि समाज के सामने आए। वो चीज पुलिस जाने या सरकार जाने तो उसकी ये इजाजत नहीं है कि आप अपराधी हैं इसलिए पूरी दुनिया दिखाए, देख लो ये तो और सहूर है, ये चीज नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो आपका निजता का विषय है। तो आपको कहेगा निजता का अधिकार किसमें है? निजता मतलब आपकी प्राइवेसी जो है, ठीक है ना, उसकी बात कहता है निजता का अधिकार। ये निजता का अधिकार ये आपकी व्यक्तिगत अधिकार है। यही रीजन है कि आप अपना फोन किसी को नहीं देते, ये आपकी निजता का अधिकार है, देना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये आपके व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ का विषय है, निजता का अधिकार। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 21 क्या हुआ? अनुच्छेद 21 का ए इसमें जोड़ा गया था। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी इसको ऊपर मैं 20 मिटा देता हूं। बीच में मैंने बताया दोष सिद्ध हेतु संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 21 का ए। ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संविधान में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। इसमें कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। डीपीएसपी में ये था। जब देश अपना बना तो उस देश जब बना था तो देश में गरीबी बहुत थी, अंग्रेजों ने खूब लूटा था, मुगलों ने खूब लूटा था और पर्याप्त भारत मां लूट गई थी। तुम्हारे घर में खूब धन संपत्ति है और कोई 100 साल से लूट रहा है तो केवल दीवार के अलावा और वहां कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ चुरा ले जाएंगे। भारत मां का भी यही हाल हुआ था। तो उसी समय ये राज्य को लिखा गया कि राज्य प्रयास करे 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो जरूरी शिक्षा हो वो दे। लेकिन उस समय पैसे, बजट की कमी थी, ये नहीं हो पाया। ये लिखा गया जब जरूरत पड़ेगी और हमारे देश में पैसा अच्छा खासा हो जाएगा तब ये काम कर दिया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन किया गया और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लिखा गया संविधान में कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपके माता पिता 14 साल के कम उम्र के हैं, आपसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं तो आप अपना अधिकार अपने माता पिता के खिलाफ भी जाके ले सकते हैं। लेकिन छोटा सा बच्चा वो क्या जाने कि ये मेरा अधिकार है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप भी भविष्य के पिता बनने वाले हैं। अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूर देना, जितना हो सके उतना पढ़ाना। अगर वो पढ़ रहा है तो खूब पढ़ाना। अगर उसका लाइन लेंथ चेंज हो गया तो कायदे से लतिया के 10,000 रुपये पे नौकरी दिला देना। लेकिन घर बैठा के कभी जीवन में मत खिलाना। अपना पैसा उसको कभी मत देना। अपना पैसा उसकी पढ़ाई के लिए, जब तक वो सक्षम नहीं हुआ उसके कपड़े, उसकी सारी व्यवस्था के लिए। और जब वो सक्षम हो, नौकरी करने योग्य हुआ तो उसको खुद पे पैर पे खड़ा होने के लिए आप बाध्य करिएगा। ठीक है ना, नहीं तो निरंकुशता आ जाएगी उसके अंदर। ये आर्टिकल 21 कहता है। अब आर्टिकल 22 आता है, 22 तक चलता है, स्वतंत्रता का अधिकार 22 तक। आर्टिकल 22 क्या कहता है? ठीक, ये आर्टिकल 22 ये सेम उसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया था दोष सिद्ध में संरक्षण। ठीक है ना, इसमें 22 में क्या कहता है? अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो गिरफ्तारी से पहले उस व्यक्ति को बताएगा कि आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ विशेष दशा में गिरफ्तारी में निषेध ऐसा शब्द लिखा है 22 में। ठीक है ना, उसमें बताया जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे उसको किस जुल्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस का काम है ये चीज उस व्यक्ति को बताया जाए। ये उसका क्या है? अधिकार है। पहली बात। दूसरी बात क्या कहा है इसमें कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, पहली चीज मैंने बताया गिरफ्तारी का कारण बताना, किस लिए गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात कहा गया कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को उसके मन पसंदीदा वकील रखने के लिए जो है स्वतंत्र रखा जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वकील, आपको लगता है कि खरे जी हमारा केस जिता सकते हैं तो आपको वकील रखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। अपने मन पसंद वकील रखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। दो बात। तीसरी बात आपको कहा गया है, तीसरी चीज इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट मतलब जिला जज। ठीक है ना, 24 घंटे में। अब उसमें छुट्टी का दिन नहीं ऐड किया जाता। ठीक है ना, उसके अलावा ऑफिस के बंद का टाइम वो नहीं ऐड किया जाएगा। आपको गिरफ्तार किए हैं कहां से? केरल से।
उत्तर प्रदेश बाई रोड आ रहे हैं, 3-4 दिन लग गया, तो आने जाने का रास्ता नहीं गिना जाता। ठीक है ना। जैसे आप कोर्ट, यहां से इलाहाबाद कोर्ट में आप पेश होने जा रहे हैं और आपका कुल मिला के 23 घंटा हो गया, अब आप मुस्की मार रहे हैं, चलो जज के सामने अभी पहुंचेंगे, बताएंगे 2 घंटे में आए, 25 घंटा हो गया और संविधान में लिखा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और 25 घंटा हो गया, 24 घंटे में मुझे पेश नहीं किया गया, तो आने जाने के मार्ग में जो टाइम लगेगा उस टाइम को भी ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब पुलिस पकड़ने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, लेकिन कार्यालय जिस दिन बंद है, छुट्टी का दिन है या आने जाने का जो समय है, उस समय को नहीं जोड़ा जाएगा और उसी के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये आपको क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथ में कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप राज्यपाल वाले पोस्ट पे हैं, ठीक है ना, राज्यपाल पोस्ट पे हैं, मुख्यमंत्री के पोस्ट पे हैं या प्रधानमंत्री के पोस्ट पे हैं या आप सांसद हैं या विधायक हैं, ऐसे सिचुएशन में पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती। पकड़ तो सकती है, लेकिन अगर आप सांसद हैं तो बिना अध्यक्ष के अनुमति को आपको नहीं पकड़ सकती, जेल में नहीं डाल सकती। आप राज्यपाल हैं तो जब तक आप संवैधानिक पद पे हैं तब तक पुलिस नहीं डाल सकती। अब आप तुरंत आपके मन में आता होगा, सर अभी मैंने सुना कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बावजूद वहां जो है पुलिस ने उनको पकड़ के क्या किया, जेल में बंद कर दिया, जबकि वर्तमान में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, तो उनको कैसे पकड़ा गया। दरअसल 2017 में एक विशेष कानून बनाया गया और इतना कठोर कानून बनाया गया कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति यानी जनता के धन पर किसी घोटाले में पकड़ा गया हो, वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसको जांच करने के लिए बुलावा आएगा। अगर वो बुलावे में उपस्थित नहीं हुआ तो पुलिस का अधिकार है कि उसको उस पद पे रहते हुए भी जेल में डाल सकता है। 10 बार नोटिस गई थी, अरविंद केजरीवाल वहां पेश नहीं हुए, इसलिए पुलिस स्वतंत्र थी, उनको जेल में डाल दी। ये नियम 2017 में बनाया गया और इसी के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। बात क्लियर हुई ना। ये आर्टिकल 22 कहता है। अब आइए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा है और ये चीजें केवल समझने वाली है, आपको प्यार से समझना पड़ेगा। ठीक, आर्टिकल 23 और 24 ये कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ठीक है ना। अब शोषण के विरुद्ध क्या होता है, ठीक, ये ध्यान से देखिएगा। शोषण के विरुद्ध 23 और 24, 23 में है बालात श्रम, क्या है, बालात श्रम और बेगारी, ठीक है ना, बेगारी। दूसरी चीज 24 में क्या है, बाल मजदूरी, ये चीजें निषेध किया गया है। ठीक, दोनों आर्टिकल को ध्यान समझिए। यहां मैं जो लिखा हूं शायद ये लिखने वाले शब्द से आप परिचित नहीं होंगे या आपको समझ में नहीं आता होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। बालात श्रम और बेगारी, बेगारी क्या होता है ध्यान से समझिएगा। किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ठीक, जैसे आप किसी कंपनी में गए, कंपनी में 5 दिन काम किए, अब 5 दिन काम करने के बाद पता चला अब आपका मन ही नहीं लग रहा है, मम्मी की याद आ रही है, आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं। कंपनी वाला कह दिया आप आए हो तो आपको 2 महीने नौकरी करना पड़ेगा चाहे जैसे, ये कंपनी नहीं बोल सकती। कंपनी छोड़ो हटाओ, तुम सरकारी नौकरी भी पा गए, अग्निवीर में गए हो आप वहां पे प्रैक्टिस करने, मतलब आपका दौड़, फिजिकल, रिटेन सब फाइनल है और ट्रेनिंग पे पहुंचे हो, ट्रेनिंग में इतना मार खाए कि अब मन कर रहा है घर भाग जाए, तो ये वहां के लोग ये नहीं कह सकते बेटा 6 महीने के पहले तुम निकल नहीं पाओगे, ये चीज नहीं हो सकता। मतलब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप कोई काम नहीं थोप पाएंगे, इसी को कहते हैं बेगारी, बालाश्रम, जबरदस्ती मेहनत कराना, जबरदस्ती आप मेहनत नहीं करा सकते, ये चीज ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, किसी व्यक्ति को मेहनत कराने के बदले उसको उसके मेहनत का एक निश्चित राशि जो जीवन निर्वाह योग्य हो, जीवन निर्वाह योग्य मतलब कि एक दिन में उसका और उसका परिवार चल सके, इतनी मजदूरी आपको देना पड़ेगा। आप काम कराए खूब सुबह से शाम तक, और सुबह बढ़िया अच्छा नाश्ता भोजन दे दिए, शाम को भोजन दे दिए, जब पैसा मांगने लगा तो कह रहे हैं फ्री को पड़ा रहा, काजोन पीटे है 4-4, 10-10 ठे रोटी, ये काम नहीं बोल सकते। मतलब केवल भोजन देके आप मजदूरी नहीं करा सकते, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी देना पड़ेगा आपको।
अगर वो मेहनत किया तो मेहनत के बदले उसको पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर कभी कोई कंपनी आपको मेहनत कराने के बाद सैलरी रोकती है तो आपका मौलिक अधिकार है, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ। मतलब आपको किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक, मतलब जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको काम के बदले आपको जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल भोजन पे काम कराए, ये दो काम नहीं होगा। आपको 24 कहता है बालाश्रम, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, बाल मजदूरी, बच्चे को आप बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्री में जो जोखिम भरा काम है, मतलब जहां पे काम करते वक्त उनकी मृत्यु हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे 13-14 साल का लड़का है, गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, विश्वास मानो। दुनिया की सबसे बड़ी कुत्ती चीज अगर पूछेगा तो गरीबी, और गरीबी की सगी बहन जिसको कुत्ते का बाप भी कह सकते हैं, तो वो आपका समाज होता है। दो चीज बहुत बुरी होती है। अगर अच्छे लोगों का समाज है तो समाज से बेहतरीन चीज इस धरा पे कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अच्छे लोगों का समूह होगा, आप ये देखिए आपके मन में जैसे ही कोचिंग के बाहर जाते हैं, दुनिया की तमाम चकाचौंध आपके मस्तिष्क को नकारात्मक दिशा में खींचती है। घर पहुंचे नहीं, पानी पिए नहीं कि रील्स देखना शुरू, और रील्स भी कई प्रकार के रील्स होते हैं, ठीक, वो प्रकार आपको पता है अच्छे से। तो होता क्या है कि अच्छे जगह पे आप जाओगे तो नकारात्मक चीज दूर हो जाएगी। जिस व्यक्ति के सामने, एक चीज ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के सामने खड़ा होने पर आपके सारे नकारात्मक विचार ध्वस्त हो जाएं और केवल सकारात्मक और अच्छी चीजें आपके जीवन में आए, तो विश्वास मानिए ऐसे व्यक्ति के साथ आप जितना हो सके उतना देर रहें, उठे बैठे और उनसे कुछ सीखें। ये कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर नकारात्मक चीजें दूर होती है, सकारात्मक चीजें आती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त बनाइए और उसके साथ जितना समय हो उतना समय व्यतीत करिए, ठीक। इसमें क्या कहा, कोई गरीब बालक है और उस बालक की मजबूरी है काम करना, आप चढ़ा दिए हैं पावर हाउस के ऊपर। अब 14 साल के बच्चे या 13 साल के बच्चे को कितना ज्ञान है कि करंट क्या होता है, किस तार को कहां करें, लापरवाही हो सकती है। अब बनाते समय उसको क्या हुआ, करंट लगा और उसकी जिंदगी खत्म हो सकी। बड़े बड़े कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसमें कोई चीज डाला जा रहा है, छोटा बच्चा नहीं समझ पाया, हाथ डाला, हाथ चला गया, यहां से हाथ ही उसका कट गया। तो जोखिम भरे कार्य में आप बच्चे को नहीं लगा सकते। सच्चाई तो यह है कि 18 वर्ष के नीचे बच्चों को कभी भी किसी भी जॉब वाले काम में नहीं लगाइए। 18 साल तक उसको पढ़ने की पूरी आजादी दीजिए। लेकिन नैतिकता के कारण किसी के पिताजी सब्जी मार्केट में सब्जी बेच रहे हैं, तो उसका बालक है तो वो सब्जी बेचेगा, तो कोई जोखिम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं सब्जी बेचते बेचते हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे कार्य में वो बालक शामिल हो सकता है। लेकिन जहां कारखाना जो जोखिम भरा काम है, वहां अगर बच्चे देखे जाते हैं तो कंपनी पे फाइन लगता है। इसीलिए कभी भी कोई भी कंपनी आपको नौकरी देने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स लेती है, और इसीलिए ये नहीं लेती कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, वो जानती है करोगे मजदूरी भले कितना पढ़े लिखे हो, ठीक। नाम रहेगा इंजीनियर का, नाम रहेगा मैनेजर का, कराएंगे मजदूरी आपसे, ठीक है, वो उनको पता है और वो हर एक बच्चा कर सकता है। वो देखते यही है कि आपकी उम्र इतना हो चुकी है कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स रखते इसीलिए हैं कि कभी पुलिस आया और बोल दिया कि यहाँ जो बैठा है प्रियांशु, इसकी उम्र कम है, कैसे आप इसको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ये नियम बना है 16 साल के कम उम्र बच्चों को कोचिंग आप नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। तो ये टीचर के ऊपर एक जो है खतरे का काम है, अभी नया नियम आया है ये चीजें। तो कहेंगे कि ये 18 से कम है, इसको क्यों आप बैठाए हैं, क्यों नौकरी दे दी है। तो कंपनी का मालिक पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, देखिए 18 के ऊपर हो गए हैं इसलिए मैंने रखा हूं, ठीक। यही है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैंने दो तीन चीजें बताया। पहली चीज कि निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, केवल भोजन के लिए आप मजदूरी नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए फोर्स करके जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, जिसको कहते हैं जलील करना, ये काम नहीं करा सकते, ठीक। दूसरी बात, बच्चों के लिए कहा कि छोटे बच्चे हैं तो उनको जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मैं लंबा तो नहीं खींच रहा हूं, मेरा टाइम कब तक है जरा देखो उसमें ग्रुप में, मेरा इंड वाला टाइम कब तक है उसको जरा बताओ, ठीक। हाँ कब है?
10। चलिए, ऑलरेडी मेरा टाइम ओवर हो चुका, अभी मुझे रीजनिंग पढ़ाना है, लेकिन कहिए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा दूं या इसके आगे कल चलूं? पढ़ा दें? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ध्यान से देखिए, ये चलता है 25 से 28, 25, 26, 27, 28। जितना चीज बता रहा हूं, जितना मैं मुजवानी बोल रहा हूं, इतना आपको याद करना पड़ेगा। मैं प्रदर्शन करने नहीं आया हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये चीजें आता है। ये माँ सरस्वती का कृपा आशीर्वाद है कि मैं कुछ 2-4 लफ्ज बोल दे रहा हूं, आपको ज्ञान दे रहा हूं। आपका फर्ज बनता है कि ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपको सच्चाई बताता हूं, किस्मत का खेल होता है। एक से बढ़कर एक ऐसे टीचर हैं जो वास्तव में उस योग्य नहीं है, लेकिन उनके फॉलोअर उससे भी ज्यादा है। और ऐसे भी टीचर हैं जिनकी योग्यता के मामले में उनको कोई परख नहीं सकता, इतना ज्ञान भरा है, लेकिन वो बेचारे ये चंद बच्चों के समूह में सिमटे हुए हैं। ये टीचर की कमी नहीं होती, ये उनके विद्यार्थियों की कमी है। आप लोग शेयर करें, उसको लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, अपना अनुभव बताएं, जो कमियां समझ में आए वो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं वाह बहुत भयंकर क्लास गुरुजी, ऐसा क्लास तो दिखबे नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यही शब्द कहिए। यदि आपको कुछ कमियां महसूस हो रही है तो वो चीजें शेयर करिए। जब कमी बताएंगे तभी कमी दूर हो सकता है। ये आपका फर्ज बनता है कि अगर आप मोबाइल खोल के ये क्लास देख रहे हैं और क्लास से थोड़ी भी चीजें अगर आप सीखे, नहीं सीखे तो कुछ मत करिए, स्किप करके चले जाइए, मुझे 1% कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन सच में आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया और वो ज्ञान निश्चित तौर पे आपको भविष्य हेतु एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान के साथ साथ आपकी नौकरी में मील का पत्थर साबित होगा। तो लाइक और कमेंट करने में बहुत समय नहीं जाता, वो आपका फर्ज है, उसको कर देना चाहिए। आइए 25 देखते हैं। 25 कहता है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, धर्म मानने, धार्मिक कार्य प्रयोजन, धर्म कार्य का प्रयोजन। मैं लिख कुछ रहा हूं लेकिन मैं समझाऊंगा तब ध्यान देना। ठीक, 27 में कहता है धार्मिक कार्य हेतु कर को एकत्रित करना, कर का संग्रह। और 28 कहता है धार्मिक कार्य या धार्मिक शिक्षा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अब इन सभी अनुच्छेद के बारे में देखिएगा, बहुत प्यारा अनुच्छेद है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता या अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता। अच्छा, 2-3 चीजें कुछ छूट गया, जैसे 21 में मैंने बताया प्राण एवं दैहिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। इसी 21 में यह भी अधिकार दिया गया है जानवरों को, कि जानवरों को भी जीने का पूरी तरीके से अधिकार है। ठीक, जानवरों का को भी अपना संविधान कितना महान है यार, इंसानों को अधिकार दिया, जानवरों को भी अधिकार दिया। सच में अगर मौलिक अधिकार पढ़ता हूं ना तो एकदम हृदय गदगद होता है कि संविधान ऐसे ही होना चाहिए। वास्तव में आपको जो अधिकार दिया गया है अद्वितीय अधिकार है साहब, उसके अंदर घुस के कभी आप पढ़िए संविधान को, तब पता चलेगा यार संविधान ने मुझे कितना अधिकार दिया, कितना स्वतंत्र किया। किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के भावना को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाया, सबसे खास बात संविधान की। जो व्यक्ति धर्म मानते हैं उनको इतना स्वतंत्र कर दिया, आप कोई भी धर्म मानिए और अपार अबाध रूप से, यानी आप पूरे अंतःकरण से मानिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको पूरी स्वतंत्रता देता हूं, पहली चीज। दूसरी बात लिखता है आप कोई भी धर्म ना मानिए, आप नास्तिक रहिए, किसी ईश्वर की सत्ता पे आप विश्वास न करिए, भगत सिंह की तरह, उसकी भी स्वतंत्रता आपको देता है। यदि आपकी इच्छा है आप कोई भी धर्म नहीं मानते तो आपकी स्वतंत्रता है, बिना धर्म माने अपना जीवन आप जिए, ठीक है ना, जी लीजिए। तो ये है भारत का संविधान और बहुत बेहतरीन संविधान, ठीक है ना। इसकी खूबसूरती और इसका रस जब आप लेने लगेंगे ना तब आपको पता चलेगा अपना देश क्या है। तो पहले में कहा किसी भी धर्म को अबाध रूप से पूरे अंतःकरण के साथ मानने और या न मानने की स्वतंत्रता। ठीक, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे धर्म, चाहे यहूदी, चाहे पारसी, जो आपकी इच्छा हो वो धर्म आप स्वीकार करिए। अब धर्म आपने स्वीकार किया, धर्म आपने माना, तो धर्म, जिस धर्म को आप स्वीकार करेंगे उस धर्म को कुछ रीति परंपरा है। जैसे आप हिंदू धर्म से हैं तो आप नवरात्रि मनाएंगे, कुछ व्रत रखेंगे आप, तो उसको धर्म के कार्यों को
पूरी तरीके से आप प्रयोजन उसका कर सकते हैं। जैसे नवरात्र है, माँ दुर्गा का आपने क्या किया, मूर्ति स्थापित किया और 9 दिन खूब भक्तिमय रहा, खूब सोना चांदी कुछ नहीं मेरा सब तेरा, ठीक। और जैसे नवरात्र बीता सब कुछ मेरा मेरा शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। आप इस्लाम धर्म से हैं तो बकरीद के दिन आप अपने त्योहार को मना सकते हैं, ताजिया उठा सकते हैं, छाती ठोक सकते हैं, जो वो लोग करते हैं वो चीजें स्वतंत्रता है। तो धर्म को मानने और धर्म के कार्यों का प्रयोजन, ये बात का। तीसरा, धर्म कार्य हेतु कर का संग्रहण। किसी भी मंदिर में आप पैसा दान दे सकते हैं, या आप कोई भी धर्म का काम कर रहे हैं तो आप चंदा देखते हैं ना, चंदा मांगने वाले आते हैं, छोटे छोटे आपके बराबर रहते हैं, देखे हैं कि नहीं? तो आप या तो चंदा मांग लीजिए या तो पढ़ लीजिए, ठीक। चंदा मांगने वाला वो करता क्या है, उसका 2 लक्ष्य होता है। पहला लक्ष्य कि जो कार्यक्रम का वो बैनर बनेगा उसमें मेरा एक फोटो चश्मा वाला होना चाहिए, ये उसका टारगेट रहता है, मेरा नाम नीचे होना चाहिए। दूसरा काम कि सबसे ज्यादा पैसे मांगने का रिकॉर्ड मेरा हो, मैंने इतने रुपए इकट्ठा करके ले आए, ठीक है ना। यार तुम अगर अच्छा खासा पढ़ लिए और नौकरी अच्छी खासी पा गए ना, तो चंदा नहीं मांगना है, अपने पुरुषार्थ के दम पे अपने क्षेत्र के गरीबों का विवाह भी करा सकते हैं, उनको भोजन भी करा सकते हैं और धार्मिक प्रयोजन भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते, दारूबाज हैं, चंदा मांगने गए तो सबको यही लगेगा अभी ये इकट्ठा करके जाएगा, पौवा खरीद के पिएगा, 1 रुपए मिलेगा भी नहीं। तो मांगना गलत नहीं है, समाज से लेकर धार्मिक काम करना उसकी एक अलग संदेश होता है, लेकिन वो शोभा कब देगा, जब आप एक पोस्ट पावर, पता चला आप एसडीएम हैं, किसी के घर में गए, ये नवरात्र के लिए कुछ धन संग्रह करने आया हूं, अरे भैया चाय पीजिए, जियो कहेंगे मिलेगा, 500 की नोट निकाल के देगा, बेइज्जती महसूस करेगा, 100 रुपए दूंगा, क्या सोचेगा यार एसडीएम है ये आदमी, ठीक है ना। 500 की नोट देगा। और गली गली घूम रहे हैं, सुबह ब्रश भी नहीं किए, थूक यहाँ तक चूहा है, और गए चंदा मांगने तो मुंह नहीं देखेगा, 10 रुपए देने में ऐसा मुंह बनाएगा ये लगेगा जैसे भिखमंगा आया हो घर के सामने। तो इज्जत सबकी पर्सनालिटी पे दी जाती है, ये कोई नहीं आप कहेंगे एसडीएम गया तो सब 500 दे दिए, हम गए तो 10 रुपए निकाल के दे रहे हैं, उसी में मुंह ऐसा बना रहे हैं जैसे भीख मांगने आया। ठीक कर रहे हैं, जूता से तो मारे ही नहीं तुम्हें, तुम्हारी औकात जितनी है उतना ही सम्मान देंगे कि उससे आगे आगे तुम्हें दे देंगे, ठीक। मोदी आएंगे तो पूरी दुनिया सेल्फी के लिए कूदेगी, और तुम जाओगे ना तो कोई खाली नहीं है, सेल्फी अकेले ले रहे हो तो कोई खाली नहीं आके बगल खड़ा हो जाएगा। तो सबको इज्जत उसकी औकात के बराबर मिलती है। अगर कोई तुम्हारा अपमान कर देगा तो ये मान लेना तुम्हारी औकात उतनी है, हिम्मत हो तो अपने पुरुषार्थ से अपनी ओहदा को और ऊंचे लेवल पे ले जाओ। यही चीज कहा, धर्म कार्य है तो आप करे का संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा करके कहीं पे आप मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, जिस धर्म से है वो धार्मिक कार्य कर सकते हैं आप। तीसरा काम कहा धार्मिक शिक्षा। कुछ चीजें होती हैं, जैसे इस्लाम धर्म में है तो आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा, उर्दू विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता, वो मदरसा में पढ़ाया जाता है। तो मदरसा सरकार को ये मतलब उसका मौलिक अधिकार है, इस्लाम के धर्म के लोग मदरसा खोलें और उर्दू की शिक्षा दें ताकि उनके बच्चे कुरान को आसानी से पढ़ सकें, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो वेद शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है, संस्कृत में है, और संस्कृत का ज्ञान आपको नहीं है तो पूरा वेद आप पढ़ लें, एक का मतलब नहीं समझ पाएंगे, ठीक। बाद में जैसे पूजा में पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, दूसरा पंडित विद्वान बैठा था, वो कह रहा है ये क्या बक रहे हैं, जो मतलब मंगल भवन मंगलहारी, जब जो मंत्र याद आ रहे हैं वही बोल दे रहे हैं। तो वो पंडित बोलता है कि किम वदतु श्रीमान, आप ये क्या बोल रहे हैं? तो वो कह रहा है मत कर सोरम मत कर मोरम, आधा तोरम आधा मोरम स्वाहा। मतलब क्या हुआ कि शोर और मत करिए, आधा तुम ले लीजिए आधा हम ले लेंगे। अब सुनने वाला जो बैठा है उसको पता ही नहीं कौन सा मंत्र चल रहा है, यहाँ पे समझौता हो रहा है, आधा मेरा आधा तुम्हारा, और तुम स्वाहा करके चढ़ा दिए, 100 रुपए और दे दिए। तो आपको संस्कृत का ज्ञान होगा तभी तो आप पकड़ पाएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उस ज्ञान के लिए संस्कृत विद्यालय खोलने की पूरी अनुमति है। यही रीजन है कि धार्मिक विद्यालय चलते हैं, गुरुकुल चलता है, संस्कृत विद्यालय चलते हैं, पंडिताई की शिक्षा चलती है, बनारस में ऐसे कई विद्यालय हैं, ठीक। इस कार्य के लिए आपको मौलिक अधिकार, ये स्वतंत्रता देता है कि आप धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। आज के लिए जीएस में इतना ही।